गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धुरिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है तुगलक वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद बिन तुगलक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है मोहम्मद बिन तुगलक। इस टॉपिक के अंतर्गत हम मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन, साम्राज्य विस्तार और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं, उसकी असफलता के क्या कारण रहे थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने तुगलक वंश के प्रमुख शासक गियासुद्दीन तुगलक के प्रारंभिक जीवन, साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जैसा कि तुगलक वंश से पूर्व खिलजी वंश था। खिलजी वंश का जो शासन अवधि है 1290 से 1320 ईस्वी निर्धारित की गई है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया था। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसके अल्पवयस्क पुत्र शहाबुद्दीन उमर सुल्तान बनता है, जो कि नाम मात्र का शासक रहा था। वास्तविक जो शक्तियाँ थी मलिक काफूर के हाथों में थी, लेकिन शीघ्र ही अलाउद्दीन का एक अन्य पुत्र मुबारक खान ने लगभग 35 दिन बाद ही मलिक काफूर का वध कर दिया और शासन सत्ता पर अधिकार कर उमर शेख का संरक्षक बन जाता है और 1316 ईस्वी में वह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है, जो कि 1320 ईस्वी तक शासन कर पाता है। अंत में उसके वजीर खुसरो के द्वारा 15 अप्रैल 1320 को उसका वध कर दिया जाता है। इसके पश्चात गियासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था, तो गियासुद्दीन का जो नाम है गाजी मलिक और गाजी बेग तुगलक था। सितंबर 1320 में दिल्ली के निकट गाजी मलिक व खुसरो शाह के मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है। इसमें खुसरो पराजित होता है और मारा जाता है और 1320 में खुसरो शाह को दिल्ली के निकट पराजित करने के बाद गियासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान 1320 ईस्वी में बनता है। यही कारण है कि इसे तुगलक वंश का संस्थापक कहा गया है। सुल्तान बनते ही इसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसने समस्याओं का निवारण धैर्यपूर्वक किया। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया था। दक्षिण भारत का अभियान करना और दक्षिण के राज्य को अपने राज्य में मिलाने वाला ये पहला सुल्तान था। दक्षिण भारत के राज्यों को मिलाने वाला यह पहला सुल्तान भी कहा गया है। इसने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत का भी सैनिक अभियान किया था, परंतु जब यह अपनी अंतिम सैनिक अभियान बंगाल विद्रोह का दमन करके दिल्ली वापस आ रहा था, तभी उसके स्वागत के लिए उसके पुत्र जोना खां ने अफगानपुर नामक स्थान पर एक लकड़ी का महल तैयार करवाया था। इस आयोजित समारोह में गियासुद्दीन तुगलक शामिल हुआ, परंतु हाथियों की परेड के कारण लकड़ी का महल धराशायी हो गया, जिसमें दबकर 1325 में गियासुद्दीन तुगलक, जो कि अपने छोटे पुत्र महमूद के साथ दबकर मारा जाता है। तो इतिहासकारों के अनुसार गियासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है वाद विवाद का विषय रही, क्योंकि इतिहासकारों का मत है कि लकड़ी के महल का निर्माण करवाना जूना खां का एक नियोजित षड्यंत्र भी हो सकता है। जूना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है आगे चलकर। अब है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इस प्रकार गियासुद्दीन तुगलक की शासन अवधि 1320 से 1325 ईस्वी तक निर्धारित है।
इसके पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसकी शासन अवधि 1325 से 1351 ईस्वी तक निर्धारित है। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 में उसका पुत्र जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है, जो कि 1351 ईस्वी तक शासन कर पाता है। सिंहासन प्राप्त करने में उसे अन्य अमीर सरदारों के विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जीवन काल में ही उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रखा था। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र जोना खान अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका जो मूल नाम है मलिक फखरुद्दीन जोना खान है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम मलिक फखरुद्दीन जोना खान है और इसका जो नाम रहा वह है अबुल मजीद। जोना खान का नाम अबुल मजीद है। जोना खान का जो राज्याभिषेक है बलबन के लाल भवन में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में हुआ था। इसने उल्लुक खान की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने उल्लुक खान की उपाधि धारण की थी। राज्यारोहण के तुरंत बाद इसने मोहम्मद नाम अपना लिया था। राज्यारोहण के तुरंत बाद इसने मोहम्मद नाम अपना लिया था। बरनी ने इसे नाकाम परियोजनाओं का करता धर्ता घोषित किया। बरनी ने इसे नाकाम परियोजनाओं का करता धर्ता घोषित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को राजमुंद्री अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक की विजयों का जो वर्णन है इसमें छोड़ा गया है। इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन की जो शुरुआत है इस घोषणा के साथ की थी। इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन की जो घोषणा इस घोषणा के साथ की थी। अपने शासन की जो शुरुआत है इस घोषणा के साथ की कि मेरे साम्राज्य का प्रत्येक वृद्ध पुरुष मेरे पिता के समान है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन की शुरुआत इस घोषणा के साथ की कि मेरे साम्राज्य का प्रत्येक वृद्ध पुरुष मेरे पिता समान है और प्रत्येक युवक मेहराब खां के समान मेरा भाई है। स्पष्ट होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक उदार प्रवृत्ति वाला शासक रहा होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुल 34 विद्रोह हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुल 34 विद्रोह हुए। सर्वाधिक जो विद्रोह है वह दक्षिण भारत के हुए थे 27। पहला विद्रोह 1326 में हुआ था, बहाउद्दीन कुशाक ने किया था। पहला विद्रोह 1326 में बहाउद्दीन कुशाक ने किया था। अंतिम विद्रोह 1351 में हुआ था, तगी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अंतिम विद्रोह 1351 में तगी ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जहां सल्तनत का चरम काल माना जाता है, वहीं वह उसके विघटन की प्रक्रिया की शुरुआत भी की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जहां सल्तनत का चरम काल था, वहीं उसके विघटन की प्रक्रिया की शुरुआत भी की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में अफ्रीका निवासी इब्न बतूता भारत आया था। इसका सुल्तान ने अच्छा स्वागत किया। इब्न बतूता ने रहेला नामक एक पुस्तक लिखी थी। इब्न बतूता ने रहेला नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की
जानकारी प्राप्त होती है। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान का जो साम्राज्य है 23 प्रांतों में बंटा हुआ था। उस समय कश्मीर व बलूचिस्तान को छोड़कर समस्त भारत जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का काफ़ी विस्तार हुआ था। तो इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात 1325 ईस्वी में जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। उसे अमीर सरदारों के विद्रोह का सामना भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यारोहण का महत्व अपने कार्यों और चरित्र की दृष्टि से मोहम्मद बिन तुगलक एक मनोरंजनात्मक एवं विवादास्पद व्यक्ति रहा है, लेकिन उसके शासनकाल में तुगलक साम्राज्य की सीमाओं का काफ़ी विस्तार हुआ था। दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने इतने विस्तृत साम्राज्य पर शायद ही शासन किया होगा, परंतु सुल्तान को अपनी योजनाओं में असफलता ही हाथ लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में अनेक विद्रोह खड़े हुए थे, जिसने कि तुगलक वंश की नींव को हिलाकर रख दिया था। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का काफ़ी विस्तार किया था। सुल्तान का जो साम्राज्य है 23 प्रांतों में बांटा हुआ था। कश्मीर बलूचिस्तान को छोड़कर समस्त हिंदुस्तान उसके अधीन हो गया था। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाएं जो उसके द्वारा चलाई गई थी, आइए अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं। नंबर 1, सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व के संबंध में महत्वपूर्ण सुधार किए। राजस्व सुधार नंबर 2 पर है कृषि क्षेत्र में सुधार। अमीर कोई नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। कृषि क्षेत्र में सुधार। 3 नंबर पर है दोआब में कर वृद्धि। दोआब जो कि उपजाऊ क्षेत्र था, दो नदियों के संगम पर स्थित दोआब में कर वृद्धि। इसके पश्चात दोआब में कर वृद्धि के पश्चात राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थापित की 1327 ईस्वी में। दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद तथा देवगिरी जो कि उनके राज्य के मध्य में स्थित थी, मंगोल आक्रमण से सुरक्षित जगह थी। राजधानी परिवर्तन के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक की नेक्स्ट योजना है तांबे की
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। नेक्स्ट है प्रोत्साहन योजना। काजल अभियान, प्रोत्साहन योजना, काजल अभियान। तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में किया था। तो काजल अभियान 1337 ईस्वी में। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में अनेक नवीन सुधार प्रयोग किए, योजनाएं चलाई। इनमें से अधिकतर योजनाएं जो कि असफल सिद्ध हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार जरूर किया था, लेकिन उसे अपनी योजनाओं में असफलता ही हाथ लगी थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के विभिन्न भागों में विद्रोह खड़े हुए थे, जिससे तुगलक वंश की जो नींव है हिल गई थी। आइए अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाएं, प्रमुख सुधार क्या क्या रहे थे। सबसे पहले प्रमुख सुधार राजस्व सुधार और कृषि क्षेत्र में सुधार। प्रमुख सुधार राजस्व सुधार और कृषि क्षेत्र में सुधार। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई 5 महत्वपूर्ण योजनाएं। दोआब में गर्म नदी, राजधानी परिवर्तन, तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, प्रोत्साहन योजना और काजल अभियान। ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई 5 महत्वपूर्ण योजनाएं रही थी। इन योजनाओं में उसे असफलता ही हाथ लगी थी। सबसे पहले राजस्व सुधार, नंबर 1 है राजस्व सुधार। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य के प्रांतीय आय व्यय के लिए रजिस्टर तैयार करवाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य के प्रांतीय आय व्यय के लिए रजिस्टर तैयार करवा लिए। उसने प्रांतीय अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपने क्षेत्रों की आय व्यय का जो हिसाब है वह दीवाने वजारत के पास भेजें। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रांतीय अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे अपने अपने क्षेत्रों की आय व्यय का जो हिसाब किताब है दीवाने वजारत के पास भेजें। इससे उसके साम्राज्य की आय व्यय का पता चला और इसके अलावा इस विभाग के कार्यों में काफ़ी सुधार भी हुआ था। प्रथम सुधार राजस्व सुधार था। दूसरा सुधार है कृषि क्षेत्र में सुधार। नंबर 2 कृषि क्षेत्र में सुधार। तो इस प्रकार राजस्व सुधार के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि क्षेत्र में भी अनेक नवीन सुधार किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी तथा इस विभाग की देखरेख के लिए अमीर-ए-कोही नामक अधिकारी की अर्थात मंत्री की नियुक्ति प्रदान की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की और इस विभाग की देखरेख के लिए अमीर-ए-कोही नामक अधिकारी मंत्री की नियुक्ति प्रदान की। कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य रहा था। सुल्तान ने इस योजना पर 70 लाख रुपए खर्च किए, परंतु सुल्तान की यह योजना जो सुधार कार्य था असफल रहा, क्योंकि उसे सरकारी कर्मचारियों का इस योजना के अंदर सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया था।
भ्रष्ट कर्मचारी जो वर्ग था वह निर्धारित धन में से काफ़ी धन जो थे समय उन्होंने हड़प लिया था। अतः किसानों को इस योजना से कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाया था। इसके अलावा सुल्तान ने भी इस योजना में कोई खास दिलचस्पी नहीं ली थी। परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में सुधार करने की जो उसकी योजना थी, सुधार था, असफल सिद्ध हुआ था। चूँकि सुल्तान ने कृषि क्षेत्र में सुधार करने हेतु 70 लाख रुपए खर्च भी किए, लेकिन इस योजना में उसे सरकारी कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिल पाया। निर्धारित धन में से अधिकांश जो धन था सरकारी जो कर्मचारी थे स्वयं हड़प गए। किसानों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं हो पाया था, इन्हें नाम मात्र का ही लाभ मिल पाया था। चूँकि सुल्तान ने भी इस सुधार कार्य योजना में कोई खास दिलचस्पी नहीं ली थी, इसके कारण कृषि क्षेत्र में सुधार की जो आकांक्षा थी उसकी वह अधूरी रह जाती है। इस प्रकार सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व सुधार और कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु कार्य किए थे, लेकिन कृषि क्षेत्र में सुधार का जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार आज हमने मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख सुधार राजस्व और कृषि क्षेत्र में सुधार के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल हम मोहम्मद बिन तुगलक की चलाई गई विभिन्न योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिनमें दबाव में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और आसान योजना, कराजल अभियान, इसके बारे में कल की वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।